नमस्कार। आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से मैं शिवम दीक्षित पीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो अभी कल 21 तारीख के दिन हुआ है उसको आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे उसमें किसके कितने प्रश्न सही हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे उनका तो काफ़ी अच्छा पेपर हुआ, लगभग सभी पढ़ाए हुए प्रश्न आए। इसमें हमारे पास प्रश्न पत्रिका सीरीज ए है और बाकी जिसकी जो हो उसी हिसाब से उसको मिला लेना। प्रश्न वही सेम होंगे सभी पुस्तिका में, लेकिन उनका सीरियल बदला हुआ होगा। तो कुल 60 प्रश्न में 50 प्रश्न अटेंड करने थे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, धान का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो धान का अधिकतम उत्पादन की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और उत्पादकता कहाँ है? पंजाब में। सभी ऑप्शन देखो कुछ न कुछ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इसका थर्ड ऑप्शन पहले प्रश्न का सही होगा, पश्चिम बंगाल। दूसरा प्रश्न, डैपोक विधि से पौधों की रोपाई के लिए कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, धान से पढ़ाया हुआ प्रश्न आया कि डैपोक विधि से कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन था 20 से 25 दिन बाद, दूसरा ऑप्शन था 11 से 14 दिन बाद, तीसरा ऑप्शन था 16 से 20 दिन बाद और चौथा ऑप्शन था 7 से 8 दिन बाद। तो इसमें 11 से 14 दिन में अच्छी सी पौध तैयार हो जाती है। चौथा प्रश्न है, डेंट कार्न का वानस्पतिक नाम। तो पहला ऑप्शन था जियामेज इंडेंटाटा, सेकंड ऑप्शन था जियामेज इंडोराटा, थर्ड ऑप्शन था जियामेज इवर्टा और फोर्थ ऑप्शन था जियामेज इमाइलेसिया। तो जियामेज इंडोराटा और जियामेज इंडेंटाटा इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो डेंट कार्न जो है, डेंट माने होता है दांत, तो जो दांत की तरह ही दाना दिखता है वही इंडेंटाटा होता है। देखो इसमें जियामेज इंडेंटाटा में भी डेंट आ रहा, तो ये क्या है? डेंट कार्न है। और जियामेज इंडोराटा ये फ्लिंट कार्न है। इन्हीं दो में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन थर्ड का ये सही होगा, जियामेज इंडोराटा। फोर्थ प्रश्न है, मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो चिकनी दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है। अगर ये ऑप्शन ना हो तब हम क्या सही करेंगे? बलुई दोमट मृदा सही करेंगे। लेकिन अभी जब इसमें चिकनी दोमट है तो इसमें आप ऑप्शन वाले प्रश्न की एक खासियत होती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना होता है हमको। कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन इसका सही नहीं हो सकता। इन कंपेरिजन टू अदर कौन सा ऑप्शन सही, उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसका क्या सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, CSH16 क्या है? तो CSH जो है से CSH सीरीज की जो वैरायटी होंगी ये सभी ज्वार की वैराइटीज होती हैं, सभी ज्वार की संकर किस्में होती हैं। तो जैसे कि CSH ज्वार की प्रथम संकर किस्म है ना, जो 1964 में आई। तो इसी तरीके CSH17 जो है ये ज्वार की संकर किस्म है, जो इसमें बी ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न है, ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं? कैमल देखो, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि सूखेग्रस्त क्षेत्र में और रेतीली भूमि में आसानी से वो सर्वाइव करता है। तो इसीलिए इसी तरीके से ज्वार भी होती है, सूखा के प्रति अवरोधी होती है, कम सिंचाई में अच्छी उपज देती है, तो इसीलिए ज्वार को भी कैमल क्रॉप कहा जाता है। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न है, धान की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पौध हेतु मोटा दाना वाली प्रजाति की बीज दर। तो बहुत इसका बढ़िया प्रश्न इसमें पूछा गया। मोटे दाने और पतले फाइन ग्रेन यानी पतले दाने की अलग अलग सीड रेट होती है। तो इसका 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बात करते हैं आठवां, पडलिंग क्रिया क्या होती है? पडलिंग क्रिया देखो धान में की जाती है। धान की ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले खेत की जुताई करने के बाद उसमें पानी भरते हैं, उसके बाद उसमें पाटा लगाते हैं। तो इससे क्या होता है? पहला तो इसका ये है कि इसमें खरपतवार नियंत्रण होता है। दूसरा होता है इससे कि जो नाइट्रोजन होती है जो हमने उसमें खेत में डाली है नाइट्रोजन, तो वो लीच ना हो जाए, उसका रिसाव पानी के साथ ज़मीन के अंदर ना हो जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए भी पटलिंग क्रिया की जाती है। तो ये क्या है? 8 नंबर का ऑप्शन क्या हुआ? पटलिंग क्रिया किससे संबंधित है? धान से। और 9 नंबर प्रश्न है, मिलेट फसल किसे कहते हैं ना? तो मिलेट जो है, मिलेट इसीलिए कहा जाता है कि एग्रीकल्चर को बिना इंग्लिश में पढ़े आप केवल पास हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। देखो मिलेट अगर बाजरे को इंग्लिश में पर मिलेट कहते हैं ना, तो देखो कितना सरल प्रश्न है। जिनको इंग्लिश में इसका नाम ही पता होगा वो तक इसको हल कर लिए होंगे। तो इसका जो है 9 नंबर प्रश्न का
है कि मिलेट क्या है, तो एक जौ, गन्ना, बाजरा, जूट, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा बाजरा, पर्ल मिलेट। 10वां प्रश्न है, बाजरे की खेती को सफलतापूर्वक की जा सकती है जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा 30 से 35 सेंटीमीटर से कम हो, वहाँ पर भी की जा सकती है। कैसे? 30 से 35 सेंटीमीटर की जगह पर 300 से 350 मिलीमीटर भी आ सकता होता ऑप्शन, तो वो भी सही होता है क्योंकि बात दोनों की एक ही है। तो 10 का बी नंबर सही होगा। 11 नंबर है, मक्का की संकर प्रजातियों का संस्तुत बीज दर प्रति किलोग्राम कितना होता है? 11 नंबर, मक्के की संकर प्रजातियों की संस्तुत बीज दर कितनी होगी? तो बी ऑप्शन सही होगा, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर प्रजाति की 20 से 25 होती है। देखिए इसमें बहुत क्लियर कट ऑप्शन दिए हैं, है ना। और देसी होती है कितनी? विदेशी होती है 15 से 20। तो इसमें बहुत क्लियर कट ऑप्शन 20 से 25 है। मक्का कुछ रेयर फसलों में शुमार है जिनकी बीज दर हाइब्रिड की ज़्यादा होती है। ज़्यादातर फसलें जिनमें हाइब्रिड बीज होता है वो बीज दर देसी की तुलना में कम होती है। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए पूर्व अंकुरण से पूर्व उपयोग किए जाने वाला खरपतवार नाशी है। देखो एट्राजी ने बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा रहता है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम जो 2018 में हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो मक्के के लिए सर्वोत्तम खरपतवार नाशी जो है वो एट्राजीन है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 1 से 1.25 किलोग्राम AI पर हेक्टेयर। AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। 13 नंबर, धान की गंधी बग कीट का प्रकोप किस फसल की किस अवस्था में होता है? इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोर्सा अक्यूटा। 13 नंबर प्रश्न है और इसमें ये गलत वो लग गया है एक पहले नंबर में। इसमें मिल्किंग स्टेज पर लगता है। मिल्किंग स्टेज यानी कि दुग्धावस्था में लगता है। 13 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, ए सही नहीं होगा, इसका जो है गलत लग गया है। तो धान का जो गंधी बग होता है ये दुग्धावस्था में उसकी बालियों से उसका रस चूसता है। तो इससे जो है एक मरी मछली जैसी गंध भी आती है जिस खेत में ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। धान का गंधी बग जो होता है इसका साइंटिफिक नेम लेप्टोकोर्सा अक्यूटा और ये जो है कोरडी फैमिली की है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है 14 नंबर, PHB 71 संकर प्रजाति किसकी है? ठीक है, तो ये देखो PHB, तो PHB 71 जो है इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी किस्म है। इसको आप लोग बहुत कायदे से जब देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। PHB 71 जो है संकर प्रजाति किसकी है? धान की है। अगला प्रश्न देखो PHB, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पता चला पंजाब हाइब्रिड बाजरा समझ लो, है ना। तो PHB लेकिन 71 संकर प्रजाति किसकी है? धान की है। 15वां प्रश्न है, जल तापीय उपचार धान की मिलिंग से पहले देना चाहिए। जल तापीय उपचार जो है हल्का उबालना जल तापीय उपचार मतलब है। इसका इंग्लिश में जब देखोगे तब इसका है हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस ग्रैंड बिफोर द मिलिंग स्टरमाइज। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? हल्का उबालना। हल्का उबालना मतलब परबॉइलिंग। ठीक है, परबॉइल्ड राइस नाम सुना होगा। यदि संकर मक्का की बुआई 50 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर, 50 और 20 का मतलब है 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको जो है ये हाँ, तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या होगी? तो इसको जब गुणा कराओगे तो इसमें आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त दूरी। ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त दूरी ये बहुत ही वो कहे देखो 45 गुणे 12 सेंटीमीटर इसकी करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है, ज़्यादातर फसलें होती हैं जिनमें 45 गुणे 15 करते हैं, तो इसमें 45 गुणे 12 सेंटीमीटर की दूरी है। पुष्पावस्था में दाना बनते समय ज्वार में लगने वाला फसल का प्रमुख कीट है, तो इसमें क्या होता है? तना छेदक। तना छेदक जो है इसमें लगता है फ्लावरिंग स्टेज पर, है ना। तो बाजरे का वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ज्वार के साथ कन्फ्यूजन करता है। पहला ऑप्शन था पेनिसेटम पुर्पुरियम, दूसरा ऑप्शन था क्रोटोलेरिया जेनेसिया, तीसरा कार्कोरस कैप्सुलेरिस। तो पहला है ना, तो इस तरीके से इसका चौथा ऑप्शन पेनिसेटम टाइफोइडस जो है बाजरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्ल मिलेट। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकुलर फफूंदी से बाजरे में होता है हरित बाल नामक रोग। इसको इंग्लिश में जो होता है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट कहते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद अगला है PES
176 प्रजाति किसकी है? रागी, चीना, कोदो, ग्वार। तो ये इसमें जो है बहुत माइन्यूट क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। ये हमारे बच्चों का भी, जो हमारे यहाँ कोचिंग करते थे, उनका भी ये प्रश्न नहीं हो पाया। तो ये किसकी माइन्यूट रागी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरहर को सफलतापूर्वक जलवायु में उगाया जा सकता है? उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु। देखो बहुत ये प्रश्न हमने बहुत उसमें बताया था, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, कि इसमें खरीफ ऋतु की फसलें इस समय हम पढ़ रहे हैं इस बार। तो खरीफ ऋतु की फसलों में जलवायु रटने की जरूरत नहीं। खरीफ ऋतु की फसलें जितनी भी होंगी वो गर्म और नम या गर्म एवं नम या गर्म एवं शुष्क जलवायु में उगाई जाएंगी। लेकिन गर्म जो है उसका हॉट क्लाइमेट जो इसकी कॉमन रहेगी। तो वही उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसका सही हुआ। 22 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत में दलहन की दूसरी प्रमुख फसल है। तो पहली फसल कौन सी है तुम्हारी? पहली फसल होगी चना और दूसरी है अरहर। ठीक है, अरहर की अधिक जल्दी पकने वाली है उपास 120। देखो अरहर की अधिक सबसे जल्दी पकने वाली किस्म उपास 120, जो 120 दिन में पक जाती है। लेकिन इससे भी एक जल्दी है, अगर वो भी आता प्रश्न तो जो हमारे यहाँ बच्चे कोचिंग कर रहे थे वो उससे भी कर जाते हैं। जो प्रभात एक वैरायटी है जो इससे भी जल्दी पक जाती है 110 दिन में, है ना। लेकिन अभी प्रभात इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उपास 120 बहुत फेमस वैरायटी है। ठीक है, ये अरहर के दानों को सुरक्षित भंडार करने के लिए नमी होनी चाहिए 7 से 8%। हाँ, 7 से 8% नमी दलहनी फसलों को भंडारित करने के लिए होती है ज़्यादातर। और 10 से 11% जो है ये अनाज वर्गीय फसल जैसे गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा इनके लिए मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि PDM 11 एवं PDM 54 प्रमुख प्रजातियां हैं। तो PDM जो है ये किसकी है? मूंग की है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 27 नंबर पर, नीचे दिए गए कथनों में कौन मूंग की फसल से संबंधित नहीं है? तो यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो ये तो देखो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है मूंग, है ना, तो ये तो संबंधित है। बी है, यह मृदा क्षरण को कम करती है। ठीक है, क्योंकि मूंग जो है वो ज़मीन से चिपकी हुई होती है, इसलिए सॉइल इरोजन मृदा क्षरण को रोकती है। मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। अब क्योंकि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, जो कि अंकुरण के लगभग 25 से 30 दिन बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम शुरू कर देती है, इसलिए इसकी मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है। डी है, इसमें नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक मात्रा दी जाती है। यही ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि नाइट्रोजन दलहनी फसलों में 20 से 25 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं दी जाती, राजमा को छोड़कर, क्योंकि राजमा की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो स्थिरीकरण नाइट्रोजन नहीं कर पाती, इसलिए उसमें ज़्यादा देते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो उड़द का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? उड़द का उत्पत्ति स्थान भारत होगा। उड़द का वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा रहता है, तो उड़द का वैज्ञानिक नाम होता है पिग्ना मूंगो। उड़द के लिए संस्तुत उर्वरक दर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो देखो बहुत इसमें सरल प्रश्न था। अभी हमने आप लोगों को बताया कि इसमें हम नाइट्रोजन से अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो नाइट्रोजन हमने क्या बताया? नाइट्रोजन अभी हमने बताया 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं। तो सीधे 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 से 90 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास, यानी कि 29 का सी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर, मूंग की फसल में सिंचाई नहीं देते हैं। देखो दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं, केवल मूंग नहीं, उसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज पर कभी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर अगर सिंचाई करोगे तो वहाँ पर फूल जो है उसके झड़ जाएंगे। तो इसलिए इसका क्या होगा? 30 का डी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर है, मूंगफली के दाने में तेल की प्रतिशत मात्रा। मूंगफली के दाने में प्रोटीन 26% और तेल 45 से 50% होता है। तो 45 से 50 के बीच अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। तो 31 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 45%। अगला है कि मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। देखो जितनी भी ऐसी फसलें जो ज़मीन के अंदर मतलब होती हैं, मतलब उनका इकोनॉमिक पार्ट जो होता है, जो हमको चाहिए वो ज़मीन के अंदर होता है, तो उसके लिए हमेशा बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाएगी। जैसे तुम्हारी गाजर हो गई, मूली हो गई, है ना, तो ये सब जितनी भी है उसके लिए। और मूंगफली तो क्योंकि ये मिट्टी मुलायम होती है, इसमें आसानी से विकास होता है जड़ों का। तो ये 32 नंबर का पहला ऑप्शन सही होगा। बोलिए मतलब गुच्छेदार मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो एरेकिस हाइपोजिया कॉमन है। इसका सब स्पीसीज यानी उप जाति क्या होगी? फेस्टिडिया, है ना। तो इसका ये पहला ऑप्शन सही होगा 33 नंबर का। 34 नंबर है, सोयाबीन की समय से बुआई के लिए संयुक्त बीज दर कितनी होती है? सोयाबीन की 70 से 80 किलोग्राम बीज दर होती है। अगर 70 से 80 किलोग्राम ऑप्शन में ना होता तो यहाँ पर होता 65 से 70 किलोग्राम, वो सही होता है। लेकिन 70 से 80 किलोग्राम ऑप्शन सी सही है। तिल की फैमिली क्या होती है? पेडलिएसी कुल का तिल होता है।
चीनोपोडियसी में चीनोपोडियम एल्बम या चीनोपोडियसी कुल में तुम्हारा आ जाएगा चुकंदर, ठीक है। और सोलेनेसी तो पता ही है, सोलेनेसी में आलू टमाटर, और मालवेसी में कपास और भिंडी। तो इसका तिल का आपका सही होगा 35 का ए। 36 नंबर, फैलने वाली मूंगफली की बुआई के लिए उपयुक्त दूरी 45 से 60 गुणे 18 गुणे 18 से 20 सेंटीमीटर। जनरली उसमें क्या होता है 60 गुणे 20 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं, जो इसमें मिल रहा है 36 नंबर ऑप्शन में। इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, 45 से 60 कर दिया तो 36 का सी ऑप्शन सही है। 37 है, तिल की फाइलोडी बीमारी का कारक होता है। फाइलोडी बीमारी जो तो माइकोप्लाज्मा से होती है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। सामान्य दशाओं में तिल की उपज कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है? तिल जो है 8 से 10 कुंटल, बहुत माइन्यूट छोटा दाना होता है, 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। बहुत इसमें ऑप्शन क्लियर कर दिए हुए हैं, आसानी से लगाया जा सकता था। अगला प्रश्न है, द सोयाबीन सीड कंटेन ऑयल एंड प्रोटीन परसेंट। द सोयाबीन में तेल और प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो सोयाबीन में जितने परसेंट तेल होता है उसका जस्ट डबल प्रोटीन होती है, यानी कि 20% तेल 40% प्रोटीन होती है। 40वां प्रश्न है, सोयाबीन के बीजों को राइजोबियम की कौन सी स्ट्रेन से इनोकुलेशन किया जाता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम से किया जाता है सोयाबीन को, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर, सोयाबीन में पॉड ब्लाइट बीमारी का कारक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सर्कोस्पोरा फैसियोला, ठीक है। इसमें फैसियोला दिया है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 41 का सी ऑप्शन सही। 42 का निम्नलिखित में से अमेरिकन कपास की प्रजाति है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, गॉसिपियम हिरसुटम। अमेरिकन कपास कौन से होते हैं हमने बताया था, जिसमें टा और डा है, टा और डा है वो अमेरिकन कपास होंगी, और बाकी जिसमें टा डा ना है वो देसी कपास होगी। तो टा और डा आए तो इसमें कौन सी होगी? गोसिपियम हिरसुटम। देखो इसमें भी टा आ रहा, और बी नंबर है गोसिपियम बारबडेंस, इसमें डा आ रहा। डा से डोनाल्ड, टा से ट्रम्प। तो जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। तो डा और टा जिसमें आए वो कहाँ की प्रजाति हो जाएंगी? अमेरिका की। तो इसमें ए में ही लगा है टिक, लेकिन इसका सही क्या होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला है 43 नंबर, कपास के बिनौले से रेशे हटाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या उपयोग करते हैं? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। कपास की देसी प्रजाति की संस्तुत बीज दर कितनी होती है? 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है। सी ऑप्शन इसका सही, बहुत क्लियर कर दिया है। अगर 18 से 20 से 22 दिया होता तो कन्फ्यूज भी करता। जूट के रेशे को सड़ने के लिए उपयुक्त तापक्रम, सबसे ज़्यादा अगर जूट से पूछा जाने वाला प्रश्न है तो यही है। इसका क्या सही होगा? डी ऑप्शन 34 डिग्री। वैशाखी तोसा एवं चैलाली तोसा प्रजातियां हैं। ओलिटोरियस जूट जो होता है इसको तोसा जूट भी कहते हैं, इसलिए इसको मैं ऑप्शन हाँ इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑलिटोरियस, ठीक है। ऑलिटोरियस जूट कैप्सुलेरिस, हाँ इसका ऑलिटोरियस सही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 47 नंबर, कपास के पौधे की वह शाखा जिनमें फल बाल बनती है, तो इसमें सिकपोडियल शाखाएं कहलाती है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 48 नंबर, अच्छा रेशा प्राप्त करने के लिए जूट की कटाई की उचित अवस्था होती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पुष्पावस्था में। 49 नंबर है, ऑलिटोरियस जूट की बुआई का उपयुक्त समय, तो सी ऑप्शन सही होगा, मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में इसकी बुआई का सर्वोत्तम समय माना जाता है। 50 नंबर, हमारे देश में किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? देखो सफ़ेद सोना, इसमें जितनी फसलें हैं इसका जो प्रोडक्ट होता है किसका सफ़ेद होता है? कपास से रुई ही सफ़ेद होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, कपास। 51 नंबर है, चारा के उद्देश्य से उगाई जाने वाली लोबिया की संस्तुत बीज दर कितनी होती है? ठीक है, अगर हमको वो लेनी है सब्जी के लिए लोबिया तो 25 किलोग्राम, ठीक है। और चारे के लिए 35 से 45 किलोग्राम है, 35 से 40 किलोग्राम ऑप्शन होता सही, तो वो भी सही माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन 51 का सही है। 52 नंबर, IGFRI 5450 कोहिनूर प्रख्यात चारे के लिए उगाई जाती है, तो ये किसकी प्रजाति है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है। तो इसका ये प्रजाति कौन सी है? लोबिया की है, ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोबिया को इंग्लिश में काउपी भी कहते हैं, ठीक है, इस तरफ दिया होगा, ये देखो काउपी है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन जो है, नेपियर की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने जड़ के टुकड़ों की आवश्यकता होती है? 27,800, कई जगह तो 27,000 से 29,000 भी मिल जाता है, लेकिन इसमें फिर भी जो बहुत कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन नहीं है। 53 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, 27,800। नेपियर घास से हरा चारे की उपज प्रति वर्ष कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है? 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। 55 नंबर है, ग्वार का वैज्ञानिक नाम। देखो ग्वार का वैज्ञानिक नाम, सब हमने जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया था, जो सबसे लास्ट फसल थी वो ग्वार ही पढ़ाई थी, है ना।
तो इसका साइंटिफिक नेम देखो पूछ लिया गया कि साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा ज्वार का साइंटिफिक नेम होता है। 56 नंबर पर चारे के उद्देश्य से ग्वार की कटाई करनी चाहिए। चारे के उद्देश्य से ग्वार की कटाई कब करनी चाहिए? तो देखो इसमें जब है फूल बनते समय, पत्ती छोटी फली, देखो चारे के लिए हम जो है कई बार ग्वार की कटाई कर सकते हैं, अलग अलग स्टेज पर भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें आल ऑफ दी सही होगा, 56 का डी ऑप्शन सही होगा। सूखे की स्थिति में ज्वार के चारे में विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, एस्पाइरिन, कैफीन, ध्यूरिन और निकोटीन। देखो इसमें ये क्या कहते हैं, ध्यूरिन जो है, ध्यूरिन जिसमें जो लिखा है सी ऑप्शन, इसी को HCN का दूसरा नाम जो होता है वो ध्यूरिन होता है ना, जो कि ज्वार की पत्तियों में एकत्रित होता है, जिसको जो ज़्यादा सूखे या पानी न मिलने की दशा में ज्वार की फसलों में होता है, जो कि मुख्यतः 25 से 30 दिन की फसल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यानी घुटने की स्टेज पर जब ज्वार की फसल आ जाती है तब उसमें तो HCN होता है, HCN का दूसरा नाम ड्यूरिन है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। और 58 नंबर पूसाचरी 9 चारे के लिए उपयुक्त प्रजाति है। तो किसकी प्रजाति है पूसाचरी? ज्वार की प्रजाति है, इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूर नहीं है। 59 नंबर है कपास के गुलर तोड़ना कहलाता है पिकिंग। प्राइमिंग क्रिया किसमें करते हैं? प्राइमिंग तंबाकू में करते हैं। निचली पत्तियों को तोड़ना डी सकरिंग किसमें करते हैं? डी सकरिंग भी तंबाकू में करते हैं। डी हल्मिंग जो है ये किसमें करते हैं? डी हल्मिंग क्रिया आलू में की जाती है। आलू की खुदाई के 10 से 12 दिन पहले जो है उसके तनों को तोड़ना डी हल्मिंग क्रिया कहलाती है। 60 नंबर धान की फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? तो धान के लिए अमोनिकल नाइट्रोजन सर्वोत्तम माना जाता है। तो अमोनियम का केवल एक ही ऑप्शन है, अमोनियम सल्फेट। जो इसमें आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए आप लोग मिला लीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी आगे पेपर होंगे सबके हम इसी तरीके से पेपर हल कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।